हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, याद है ना। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में देखिए हम लोग पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसके जस्ट पहले हम लोग इसका एक लेक्चर देखे थे, समझे। हम लोग जस्ट पहले इसका एक लेक्चर देखे थे, जिस लेक्चर में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो देखिए सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि वही लेक्चर से रिलेटेड है। उसमें जो भी बातें थी वो वाला बातें हम इसमें यूज करेंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग वो लेक्चर देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद इस लेक्चर में आइएगा तो फिर मज़ा आएगा। देखिए उस लेक्चर को हम एंड किए थे आप लोगों को प्रोसेसिंग में। वहाँ से हम लोग इम्प्योरिटीज हटा रहे थे। तो इम्प्योरिटीज हटाने का दो प्रोसेस था हम लोगों के पास, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस हम लोग देख लिए थे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्लूइड फ्लोटेशन मेथड देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या था हम लोगों का, केमिकल प्रोसेस में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज हटाते हैं। जब भी ओर से मेटल प्राप्त करते हैं तो ओर में जो भी कचरा होता है, इम्प्योरिटीज होता है, उसको हटाना होता है। तो देखिए उसमें जो भी केमिकल चीज़ जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्मेट में होता है, उसको हटाने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज करते हैं। अब ये देखते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, और कैल्सिनेशन किस टाइप के ओर में हम लोग यूज करते हैं, रोस्टिंग किस टाइप के ओर में, यानी ओर में क्या प्रेजेंट रहेगा कि हम लोग कैल्सिनेशन यूज करेंगे, ओर में क्या प्रेजेंट रहेगा ताकि हम लोग वहाँ पे रोस्टिंग यूज करेंगे। आप लोग इसका लेक्चर पहले, अगर आप लोग इससे के बारे में पहले भी पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, जिसको निस्तापन और भर्जन और निस्तापन बोला जाता है। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं अच्छे से, ठीक ना। देखिए ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। सबसे पहले देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से पहले कुछ टर्म लिखें, उस टर्म को देखिएगा। देखिए ड्यूरिंग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, जब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं उस टाइम द ओर चेंज इनटू ऑक्साइड। देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में मेनली हमको करना क्या रहता है ना, कि जो भी ओर रहता है ओर अलग अलग फॉर्मेट में रहेगा। कोई कार्बाइड के फॉर्मेट में, कोई सल्फाइड के फॉर्मेट में, कोई हाइड्राइड के फॉर्मेट में, ये सब के फॉर्मेट में रहता है। तो मेनली हमको क्या करना है कि उस फॉर्मेट को चेंज करके उसको ऑक्साइड में चेंज कर देना है। मतलब कि जो भी अलग अलग फॉर्मेट में रहेगा ओर, उसको हम लोगों को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके उसको हम लोग ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज हो जाने के बाद उससे मेटल प्राप्त करना मेरे को आसान हो जाता है। यानी उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज थी उसको हटा देंगे और ऑक्साइड वहाँ से हम लोग निकालेंगे। यही है मेनली कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। यानी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अगर एक वर्ड में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज अलग अलग फॉर्मेट में रहता है, उस इम्प्योरिटीज को हटा के उस ओर को हम ऑक्साइड में चेंज कर दें, और ऑक्साइड में जैसे ही चेंज हो जाएगा वहाँ से हम लोगों को मेटल प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग द ओर चेंज इनटू ऑक्साइड। ओर को हम लोग क्या करते हैं, ओर को चेंज करते हैं ऑक्साइड के फॉर्मेट में, ओर को चेंज करते हैं ऑक्साइड के फॉर्मेट में। उसके बाद इट इज द इजीएस्ट टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। देखिए किसी भी ओर को अगर ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज कर दिए ना, तो ऑक्साइड के बाद उससे हम लोगों को मेटल प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसानी से उसके बाद हम लोग मेटल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। वही बोला ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड देन देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट। देखिए सल्फाइड एंड कार्बोनेट के फॉर्मेट में अगर ओर रहेगा ना, तो उतना आसानी से हम लोग नहीं मेटल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्मेट में जो भी ओर होता है ना, सल्फाइड कार्बोनेट के फॉर्मेट में या कार्बाइड के फॉर्मेट में, हाइड्राइड के फॉर्मेट में, ये सब के फॉर्मेट में जो भी ओर होता है, उस ओर को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इस ओर को कोशिश करते हैं कि सबको ऑक्साइड में चेंज करो, और ऑक्साइड में चेंज हो जाता है तो उसके बाद हम लोग आसानी से मेटल प्राप्त कर लेते हैं। और ऑक्साइड में चेंज करने के लिए फिर यही हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों को चेंज करना है ऑक्साइड में, वो ऑक्साइड में चेंज कैसे होता है। तो ऑक्साइड में चेंज दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं, रोस्टिंग और फिर कैल्सिनेशन। सबसे पहला देखते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किस टाइप के ओर के लिए वैलिड है और कैल्सिनेशन करते हो कैसे, कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले कैल्सिनेशन देखते हैं, कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या है। कैल्सिनेशन का प्रोसेस देखिए, इट इज द प्रोसेस, यानी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक तरह का प्रोसेस है।
प्रोसेस ये जिसके थ्रू हम लोगों को अलग अलग फॉर्म में ओर रहता है उससे हमको ऑक्साइड के फॉर्मेट में ले आना है। वही बोलता है इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इनटू लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एट ए टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो भी ओर है ना, उस ओर को अब्सेंस ऑफ एयर यानी एयर के अब्सेंस में, यानी हवा प्रेजेंट नहीं रहेगा या एयर का लिमिटेड मात्रा के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, उस ओर को गर्म करते हैं और इतना गर्म करते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस मेल्टिंग पॉइंट से कम, मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलाना नहीं है, इतना गर्म करते हैं ताकि वो पिघले नहीं, और उतना गर्म करने के बाद फिर उससे हम लोग को ऑक्साइड मिल जाता है। उसके अंदर जो भी और कचरा होता है इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्मेट में होता है उसको अलग कर देते हैं, फिर ऑक्साइड को अलग कर देते हैं। यानी कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग ओर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पे इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि धुआं पूरा करते हैं, पूरा धुआं उसको मतलब कि तड़पाते हैं उसको पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है उसको, तो क्या करेगा, तड़पेगा ही। तो वही पूरा तड़पा के उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। यही हम लोग का कैल्सिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा कैल्सिनेशन में हम लोगों को क्या रहता है, अब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड मात्रा में एयर का प्रेजेंस रहता है, नहीं तो जनरली नहीं रहता। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ पे, अच्छा कैल्सिनेशन क्यों यूज करते हैं, कैल्सिनेशन यूज करते हैं कार्बोनेट और हाइड्रेट ओर के लिए। अगर जिस ओर में कार्बोनेट और हाइड्रेट दिख रहा है, उस ओर को अगर हम लोगों को ऑक्साइड में चेंज करना तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैल्सिनेशन मेथड यूज करेंगे। याद कर लीजिए यहाँ से कैल्सिनेशन मेथड क्यों यूज करते हैं, अगर कार्बोनेट और हाइड्रेट ओर में अगर कार्बोनेट और हाइड्रेट पाया जा रहा है तो उसको हम लोगों को उस कार्बोनेट और हाइड्रेट से ऑक्साइड प्राप्त करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कैल्सिनेशन। यानी क्या करेंगे, इसको भूलटेंगे, भुरटना ही बोला जाता है ना, जब क्या बोला जाता है उसको, बोरसी रहता था उसमें आलू डालते थे तो वहाँ पे क्या होता था, आलू अंदर रख देते थे, मतलब कि उसका हटा के ऊपर से राख हटा के और आलू अंदर डाल देते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे भी तो अब्सेंस ऑफ एयर होता था। तो वो हम लोग क्या कर रहे, कैसे भुरट रहे थे, आलू पकाते थे बचपन में ठंडा के दिन में ताकि खाएं, आलू छोटा आलू खाते थे, तो वो वहाँ पे क्या करते थे, वो तो यही कैल्सिनेशन ही तो करते हैं। वहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर रहता है, ऊपर से ढक जाता है, पूरा राख से ढक जाता है और नीचे आराम से पकने लगता है। वो क्या है, वही तो है कैल्सिनेशन, वही प्रोसेस सेम हम लोग करते हैं यहाँ पे भी। ठीक ना, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसका कुछ देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल क्या है, Al2O3 × 2H2, ये देखिए ये है कि बॉक्साइड है जो सॉलिड के फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा जो सॉलिड के फॉर्मेट में, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक ना, अब्सेंस ऑफ एयर, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हम लोग से एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा यहाँ पे, Al2O3 सॉलिड के फॉर्मेट में मिलेगा, और साथ में इससे जो वाटर है, इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर खत्म हो जाएगा गैस के फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट एक सॉलिड के फॉर्मेट में, इसको भी गर्म कर रहे हैं अब्सेंस ऑफ एयर के फॉर्मेट। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड मिलेगा सॉलिड के फॉर्मेट में, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्मेट में ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2, इस फार्मूला को याद रखिएगा। फिर जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक कार्बोनेट क्या होता है, कैलेमाइन होता है। ये जिंक कार्बोनेट किसका अयस्क है, किसका ओर है, जिंक का ओर है, जिंक का अयस्क है। ठीक ना, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोस्टिंग। देखिए रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है जस्ट कैल्सिनेशन का अपोजिट। रोस्टिंग भी क्या है, रोस्टिंग भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी ओर पार्टिकल्स होता है उस ओर पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज करते हैं, यानी उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज रहता है उस इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कैल्सिनेशन में हम लोग अब्सेंस ऑफ एयर करते थे, इसमें भुरटते थे, लेकिन रोस्टिंग में क्या रहेगा, अब प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगा। इसमें रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में उसको आसानी से जलने देते। जैसे लकड़ी जला रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर का पूरा प्रेजेंस होता है, किनारे किनारे से सगरों से एयर मिलता रहता है, आराम से जलता है। और ये सब सारा काम एक बंद भट्ठी में होता है। सारा काम कहाँ होता है, एक बंद भट्ठी में होता है। बंद भट्ठी, ये कैल्सिनेशन क्या पूरा बंद कर देगा भट्ठी, छोड़ देगा, एयर का प्रेजेंस वहाँ पे आने ही नहीं देगा, पूरा बंद कर देगा। और ये ओपन में होता है। ये रोस्टिंग क्या होता है, ओपन में। देखिए रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग के बारे में समझते हैं।
देखिए इट इज ए प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज ए प्रोसेस, ये भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। इसमें पूरा फुल्ली रहता है, एकदम भारी मात्रा में एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर रहेगा जिससे उसको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और वो आसानी से जल सके एट ए टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि उस ओर को पिघलने नहीं देना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, नीचे तक ही टेम्परेचर, नीचे तक ही गर्म करेंगे उसको। लेकिन इसमें ध्यान रखना है रोस्टिंग में कि जब भी रोस्टिंग हम लोग करेंगे तो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर देंगे। अच्छा, रोस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, अगर ओर में सल्फाइड प्रेजेंट हो, देखिए ओर के अंदर अगर सल्फाइड प्रेजेंट हो तो उस सल्फाइड को ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज करना होता है। उस सिचुएशन में हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, हम लोगों का आगे है कि सल्फाइड ओर चेंज इनटू ऑक्साइड। देखिए जब भी ओर सल्फाइड के फॉर्मेट में रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा रोस्टिंग मेथड यूज करना है। रोस्टिंग मेथड मतलब कि इसको एक्सेस सप्लाई एयर करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर इसको देंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे, इसके बाद जाके ये फाइनली ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। और जो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही ऑक्साइड के फॉर्मेट में चेंज हो जाता है ना, तो उससे हम लोग को आसान होती है निकालने में, उससे मेटल को प्राप्त करने में आसान होती है। जैसे देखिए एक जिंक सल्फाइड है, एक क्या है, एक जिंक सल्फाइड है, इसमें देखिए सल्फर है, जिंक सल्फाइड है। जब ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें देखिए कहाँ ऑक्सीजन तो कहीं दे ही नहीं रहे थे हम लोग, कहाँ देखिए एल्युमिनियम ये Al2O3 ऑक्सीजन तो है ही नहीं था, डायरेक्ट इसको गर्म कर रहे थे, भुरट रहे थे, इसको भी हम लोग डायरेक्ट ऐसे गर्म कर रहे थे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का कोई प्रेजेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये आराम से जलेगा। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये ऊपर उड़ जाता है, बचा क्या, जिंक ऑक्साइड। फिर जिंक ऑक्साइड से हम लोग आगे आराम से मेटल प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप रोस्टिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, कैल्सिनेशन समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, VVI कहीं पे, ठीक ना, ये VVI है एकदम, हर एक एग्जाम में ये पूछता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और यहाँ से एक चीज़ और पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस भी पूछेगा, तो हम दोनों के बीच का एक डिफरेंस भी क्रिएट कर देते हैं। डिफरेंस लिख भी दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन में हम लोगों को क्या होता है, कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर हम लोग ओर को गर्म करते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर को हम लोग, प्रेजेंस ऑफ एयर में ही हम लोग इसको गर्म करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट और जिस ओर के अंदर कार्बोनेट और हाइड्राइड प्रेजेंट है उसी में हम लोग कैल्सिनेशन मेथड यूज करेंगे। रोस्टिंग कब यूज करेंगे, जिस ओर के अंदर सल्फाइड अयस्क हो उसी समय हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग का यूज करेंगे। कैल्सिनेशन में हम लोगों को क्या होता है, कैल्सिनेशन में हम लोगों को होता है कि जब भी उसको गर्म करेंगे ओर को, तो दोनों में यही होता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और इसमें भी होता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये है कुछ डिफरेंसेस हैं। और ये दोनों देखिए, कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में जब भी हम लोग गर्म करते हैं, जब भी बंद भट्टी में गर्म करेंगे तो इसमें कैल्सिनेशन में क्या होता है कि पूरा भट्टी को बंद कर देते हैं, पूरा क्लोज कर देते हैं ताकि उसमें एयर कहीं घुसे नहीं। लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, ओपन भट्टी में होता है, आराम से एयर एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर एयर नहीं घुस रहा है उसके अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, एयर कूलर लगा के, एयर प्रेशर लगा के, या जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको में हम लोग एयर डालेंगे ताकि वो अच्छे से और आसानी से जले। तो ये है डिफरेंसेस है, हम डिफरेंसेस को लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखवा दे रहे हैं और फिर उसको समझा भी दे रहे हैं और याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था और लिखना भी बहुत ज़रूरी है और याद भी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड फिर कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच डिफरेंस क्या, 5 को डिफरेंस लिखा, दोनों के बीच में जो बताएं वही लिख दिए, ठीक ना। देखिए इधर कैल्सिनेशन लिख दिए, इधर रोस्टिंग लिख दिए। देखिए क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें जब भी हम लोग ओर को हीट करते हैं तो एब्सेंस ऑफ एयर आता है, इसमें हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें रोस्टिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेजेंस ऑफ एयर आता है। ये रोस्टिंग में एयर का प्रेजेंस पूरा भरपूर मात्रा में रहेगा, इसमें नहीं रहता है, इस छटपटाते रहेगा, ये दे नहीं रहे हैं इसमें हीट तो छटपटाएगा। इसमें क्या है, दिस प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट देखिए हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड। इसमें कैल्सिनेशन हम लोग कब यूज करते हैं, कैल्सिनेशन यूज करते हैं जब हम लोगों को हाइड्रोक्साइड और फिर कार्बोनेट को कन्वर्ट करना हो ऑक्साइड के फॉर्मेट में, तब यानी ओर के अंदर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट होना चाहिए।
ठीक है। जबकि रोस्टिंग में क्या करते हैं, यूज टू कन्वर्ट, जब सल्फाइड ओर होता है यानी ओर के अंदर सल्फाइड होता है, उस सल्फाइड ओर को अगर ऑक्साइड में चेंज करना है तो हम लोग रोस्टिंग का यूज करेंगे, या ऑक्साइड या फिर सल्फेट भी इसको बोल सकते हैं, ऑक्साइड या सल्फेट में चेंज कर सकते हैं जनरली। लेकिन ध्यान रखिएगा ओर में क्या होगा, ओर में सल्फाइड होगा, तभी ये यूज होगा। इम्प्यूरिटीज एवापोरेट ऑन हीटिंग, इसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज जो भी कचरा होता है इसमें, उसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो डायरेक्ट इसमें इम्प्यूरिटीज क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट एवापोरेट हो जाता है, वाष्प डायरेक्ट बन जाता है, पानी ऊपर उड़ जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इम्प्यूरिटीज आर सबसे पहले क्या होता है, ऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसमें ध्यान रखिएगा डायरेक्ट इसमें रोस्टिंग में डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसके बाद ये क्या होता है, वो एवापोरेट होता है। सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होगा, इसके बाद वो इम्प्यूरिटीज क्या होगा, हटेगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बताए थे, डोर्स ऑफ द फर्नेस केप्ट क्लोज ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब भी कैल्सिनेशन का प्रोसेसिंग किया जाता है उस टाइम ध्यान रखिए, जब भी कैल्सिनेशन का प्रोसेसिंग किया जाएगा उस टाइम इसका जो दरवाज़ा रहता है ना, फर्नेस का जो दरवाज़ा होता है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये देखिए डोर ऑफ द फर्नेस केप्ट क्लोज ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन इसको ओपन करके रखते हैं, ताकि इसमें क्लोज इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, अब्सेंस ऑफ एयर करना है ना, अब्सेंस ऑफ एयर तो बंद रखेंगे तब ना। इसमें क्या रहता है, डोर्स आर केप्ट ओपन फॉर फ्री सब, देखिए डोर्स आर केप्ट ओपन फॉर फ्री सप्लाई ऑफ एयर ड्यूरिंग रोस्टिंग। जब रोस्टिंग होता है उस टाइम क्या किया जाता है, हम लोगों को पूरा सब खोल के छोड़ दिया जाता है, खोल दिया जाता है, जिससे कि उसमें एयर आसानी से प्रवेश कर सके। इसमें क्या होता है, कैल्सिनेशन में देखिए कैल्सिनेशन में एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कैल्सिनेशन। याद है आप लोगों को क्लास 10th में आप पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, याद है किसी को? डिकम्पोजिशन याद है, नहीं याद है? जिसको हम लोग बोलते थे वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया बोलते थे। जब इसका कैल्सिनेशन हम बताए थे, देखे होंगे वहाँ पे एगो कंपाउंड रहता था, उसी को हम लोग हीट करते थे और दो अलग अलग में चेंज हो जाता था, उसी को तो बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एगो कोई कंपाउंड है या और है, उस कंपाउंड को जब गर्म करेंगे तो दो अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम लोग बोलते थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये जब भी रोस्टिंग होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का निर्माण होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द रोस्टिंग के दौरान ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। 5 गो डिफरेंसेस है, 5 डिफरेंसेस कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए और दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए, तभी ये काम हो जाएगा। काम होगा नहीं तो फिर वही फाइनली फिर गड़बड़ हो जाएगा, पता चलेगा एक आध गो पॉइंट इधर उधर चेंज हो गया। पॉइंट अच्छा है, 5 पॉइंट लिख लीजिए। कैल्सिनेशन बता दिए, रोस्टिंग बता दिए। अब देखिए अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। हम लोग क्या क्या कर लिए, हम लोग कर लिए शुरू से सबसे पहले ओर निकाल लिए थे, ओर के बाद ग्राइंडिंग कर लिए थे, ग्राइंडिंग के बाद फिर हम लोग ड्रेसिंग किए थे, ड्रेसिंग के बाद हम लोग का उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अभी 2 स्टेप और बचा हुआ है। इसके बाद फिर रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग के बाद फिर हम लोगों को मेटल प्राप्त होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। हम लोग ड्रेसिंग कर लिए हैं, ड्रेसिंग के बाद हम लोग रिडक्शन करेंगे। ड्रेसिंग या फिर कंसंट्रेशन हम लोग बोल रहे थे, ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन कर लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका आगे जो भी मेथड है उस मेथड से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग सीख लेते हैं। रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन भी डिफरेंट प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, तो प्रत्येक प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग रिडक्शन कैसे कैसे करते हैं। ये भी यहाँ पे भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ, क्योंकि देखिए हम लोग तो कचरा हटा दिए, जब कचरा हटा दिए है ना, अब कचरा हटा दिए, अब उसके बाद जो भी मटेरियल बचा अब उसी को ना अब हम लोग आगे और करेंगे। और उसके बाद हम लोग का इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग रिफाइनिंग पढ़ लेंगे। रिफाइनिंग पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, रिफाइनिंग पढ़ लेंगे तो रिफाइन हो जाएगा, फिर लास्ट में हमको मेटल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रिडक्शन। इसके पहले हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग का रिडक्शन था। रिडक्शन में देखिए हम लोगों को करना क्या रहता है, ये ना जितना मेटलर्जिकल प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उस मेटलर्जिकल प्रोसेस का ये मेन पार्ट है, समझे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं, यानी ऑक्साइड जनरली ऑक्साइड के फॉर्मेट तक तो हम लोग पहुंचा दिए थे कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके।
और जैसे ही ऑक्साइड तक पहुंच जाता है तो ऑक्साइड से अब हम लोग को शुद्ध मेटल प्राप्त, अभी भी पूरा शुद्ध मेटल है, मतलब कि ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना है। तो ऑक्साइड से मेटल प्राप्त हो जाता है और जैसे ही ऑक्साइड से मेटल प्राप्त हो जाएगा फिर इसके बाद एक और प्रोसेसिंग बचता है, वो प्रोसेसिंग हम लोग का क्या होता है, रिफाइनिंग। फिर रिफाइन कर देते हैं, फिर मेटल मिल जाता है हम लोग को। तो यही है हम लोग का, ये है हम लोग का मेन कंपोनेंट, ठीक ना। तो देखिए मेन कंपोनेंट है रिडक्शन। रिडक्शन से हम लोग, रिडक्शन में हम लोग काम क्या करते हैं, रिडक्शन में हम लोग करते हैं मेटालिक ऑक्साइड से, ठीक ना, मेटालिक ऑक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, मेटल प्राप्त करते हैं, बस यही है रिडक्शन। और इसी में रिडक्शन में डिफरेंट प्रोसेस होता है, जैसा जैसा ओर का नेचर रहेगा वैसे वैसे हम लोग उसका यूजेज, वैसे वैसे हम लोग यूज करेंगे, वैसा वैसा मेथड अप्लाई करेंगे जिससे कि हम लोग वहाँ से मेटल प्राप्त कर सकें, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले रिडक्शन क्या है, इसका कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर रिडक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज होती है उसके बारे में समझते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले रिडक्शन का बेसिक चीज़ तो आई अब समझ में आ गया होगा। बेसिक क्या है, बस ये मेटालिक ऑक्साइड टू मेटल प्राप्त करना। अब कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसमें देखिए इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो हम लोग को हेल्प कर सकता है, हेल्प कर सकता है मेटालिक ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने में। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट जनरली वैसा, और वो भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग जनरली यूज करते हैं ताकि वो जो भी मेटालिक ऑक्साइड है उसको गर्म करने के लिए उसको यूज करते हैं। गर्म करके उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा मेल्ट करेंगे, पूरा पिघलाएंगे, इसके बाद वहाँ से हम लोग मेटल निकालते हैं। और जैसे ही देखिए मेटालिक ऑक्साइड पिघल जाता है ना, तो पिघलेगा कैसे, उसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो, जिससे कि वो गर्म होता है। और जब वो पिघल जाएगा ना, तो पिघलने के बाद वो डिफरेंट फॉर्मेट में आ जाएगा। एक मेटालिक का लेयर मिल जाएगा, पिघलने के बाद मेटालिक का लेयर मिलेगा, कुछ गैंग मिलेगा, कुछ स्लेज मिलेगा। तो गैंग स्लेज ये क्या होता था, ये तो हम लोग का इम्प्योरिटी होता था। ये सब इम्प्योरिटीज़ को हम लोग वहाँ से हटाएंगे तो जो भी जो मेटालिक पदार्थ था, जो मेटल वाला पार्ट था, वो मेटल वाला पार्ट वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो मेनली इसमें हम लोग यही करते हैं कि जो भी मेटालिक ऑक्साइड होता है उसको गर्म करके पिघला देते। और ये ध्यान रखिएगा इसमें आप लोग मेटालिक ऑक्साइड में, अच्छा इसमें मेटालिक ऑक्साइड को गर्म करके हम लोग पहले पिघलाते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब जैसे जैसा नेचर मिलेगा ना ओर का जैसा जैसा नेचर मिलेगा वैसे वैसा हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग यूज करेंगे। इसमें हम लोग 3 प्रोसेस देखेंगे। कौन कौन सा प्रोसेस था, एक था स्मेल्टिंग प्रोसेस, दूसरा एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस, और एक हम लोग का तीसरा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। यही 3 प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस को देखते हैं आराम से। देखिए सबसे पहला जो भी बताएं उसका यहाँ पे देखिए रिडक्शन क्या है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ मेटालर्जिकल ऑपरेशन। देखिए मेटालर्जिकल ऑपरेशन का एक मेन पार्ट है ये जो रिडक्शन है ना, वो मेटालर्जिकल ऑपरेशन का ये मेन पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। देखिए रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपोनेंट। देखिए रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं। ये जिस किसी भी फॉर्मेट में रहेगा, जिस किसी भी कंपाउंड्स के फॉर्मेट में रहेगा। जनरली हम लोग ऑक्साइड के फॉर्मेट में ले आते हैं और ऑक्साइड के बाद ही तो हम लोग उसको मेटल में चेंज करते हैं। तो यानी वही प्रोसेसिंग है इसमें, वही प्रोसेस इसमें करते हैं कि ऑक्साइड तक तो पहुंचा दिए, अब वहाँ से अब हमको क्या करना है, वहाँ से अब हमको करना है कि शुद्ध मेटल, वहाँ से अब हम लोग को मेटल प्राप्त करना है। अब इस मेथड का यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ तक हो गया मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ये मेन ऑपरेशन है। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, ये भी ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन में कुछ मिलाते हैं, रिड्यूसिंग कंपोनेंट मिलाते हैं। रिड्यूसिंग कंपोनेंट मतलब कि उसको गर्म करने के लिए एक एक्स्ट्रा बाहर से कंपोनेंट मिलाते हैं। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ये याद कर लीजिएगा। देखिए सम रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं। दिस रिड्यूसिंग एजेंट इज चीप, और ऐसा नहीं है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे वो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा वाला नहीं, चीप यानी जो सस्ता वाला रिड्यूसिंग एजेंट है उसको मिलाते हैं, और जो इजीली अवेलेबल है उसको मिलाते हैं। और लेकिन देखिए सस्ता है और इजीली अवेलेबल है, लेकिन हीट में ऐसा नहीं कि वो हीट नहीं देगा, बट इट इज पावरफुल। लेकिन वो जो रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे ना वो पावरफुल रहेगा। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जब भी उसको हम लोग मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे ना, तो पूरा हीट जनरेट करे, पूरा गर्म दे, पूरा हीट जनरेट करेगा, तब तो वो जाकर पिघलेगा मेटालिक ऑक्साइड, नहीं तो नहीं पिघलेगा फिर। तो यही ध्यान रखिएगा, ये है हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट का, कैसा कैसा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है उसका ये
पॉइंट था कि सम रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। दिस रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए, चाहे सस्ता थोड़ा होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और ये पावरफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हीट ही नहीं दे रहा, लगा दिए और हीट ही नहीं दे रहा तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल में सबसे ज़्यादा इसमें यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्मेट में कार्बन वो भी कोक के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा कोक क्या आता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। कोक क्या होता है, कोक जो ये होता है ना, कोक मतलब कि कोयला जो होता है ना, कोयला जनरली कोयला ही यूज करते हैं, ये इंडस्ट्री में कोयला पार्टिकल्स कोयला ही यूज करके गर्म किया जाता है। कोक क्या आता है, कोक होता है जो कोयला होता है ना, स्टार्टिंग वाला कोयला, उस कोयला के अंदर जितना भी धुआं फिर कचरा ये सब सारा चीज़ हटा देते हैं। यानी शुरू क्या करते हैं, बंद भट्टी में जैसे कैल्सिनेशन रोस्टिंग करते हैं ना, तो उसमें रोस्टिंग करते हैं, उसमें रोस्टिंग करेंगे परजेंस ऑफ एयर के फॉर्मेट में। एयर के फॉर्मेट में क्या करते हैं, कोयला को पूरा एक जगह रख देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद उसके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ था, यानी जो भी धुआं ये सब था, वो सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है, मतलब वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि हीट लगा दिए। और जब धुआं हटने के बाद उसके बाद जो कार्बन वाला पदार्थ बनता है ना, कार्बनिक पदार्थ बनता है ना, वो वाला पार्ट होता है कोक, और वो शुद्ध पदार्थ होता है। उससे उसको फिर बाद में जलाएगा ना तो उससे कभी भी धुआं नहीं निकलेगा। यानी जस्ट लाइक ए लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी जलाने के बाद लकड़ी जला रहे हैं तो कितना धुआं निकलता है, लेकिन वही लकड़ी का पार्ट होता है चारकोल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कोयला बोलते थे, आयरन मारने के लिए या मक्का भुट्टा पकाने के लिए यूज करते। तो वो जो पार्ट होता है वो तो कार्बन से तो सब धुआं निकल गया, लेकिन उसके बाद जो चारकोल बचा ना उसको जलाइएगा तो उससे कभी धुआं नहीं निकलता। वही है कोक, समझे, वही है कोक और वही हम लोग इसमें यूज करते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक या चारकोल। कार्बन को हम लोग यूज करेंगे किसको फॉर्म में, कोक या चारकोल के फॉर्मेट में। ये भी बहुत हीट देता है, सस्ता में अवेलेबल है, सस्ता भी है, अवेलेबल भी है और पावरफुल भी है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। मान लेते हैं और ज़्यादा, जैसे हीट चारकोल से नहीं काम हो रहा, और ज़्यादा हमको एनर्जी की ज़रूरत है, तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो कार्बन मोनोऑक्साइड लगा देते हैं। अगर इससे भी और ज़्यादा हीट की ज़रूरत है तो एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं। एल्युमिनियम पाउडर भी बहुत ज़्यादा हीट देता है, या नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। मेनली रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ना उसको हमको पिघलाना है। अब चाहे जैसे पिघलाइए, और उसको पिघलाने के लिए हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट लगा रहे हैं ताकि उससे वो आसानी से पिघल जाए। और रिड्यूसिंग एजेंट का कंडीशन क्या होना चाहिए, थोड़ा सस्ता हो तो अच्छा रहेगा, इजीली अवेलेबल, पावरफुल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट में, अब ऐसा नहीं है कि मेटालिक ऑक्साइड एक मेटल के ऑक्साइड में रहेगा, वो तो डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड के फॉर्मेट में रहेगा। कुछ रिएक्टिव सीरीज वाला मेटल के ऑक्साइड में रहेगा, कुछ मिडिल रिएक्टिव सीरीज वाला रहेगा, कुछ लो रिएक्टिव सीरीज वाला रहेगा। इस तरह का मेटालिक ऑक्साइड रहेगा। तो अलग अलग जो ऑक्साइड का नेचर है वो अलग अलग ऑक्साइड का नेचर है, तो उसी के अनुसार हम लोग मेथड भी यूज करेंगे। तो सबसे पहला मेथड देखिए, रिडक्शन का 3 मेथड बताएं। पहला मेथड हम लोग देखते हैं स्मेल्टिंग क्या होता है, ये देखिए स्मेल्टिंग जो मिडिल रिएक्टिव सीरीज है ना, जो मेटल का रिएक्टिव सीरीज है, उस रिएक्टिव सीरीज में जो मिडिल वाला रिएक्टिव सीरीज है और जितना भी मिडिल वाला मेटालिक ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड से हम लोग मेटालिक ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के लिए हम लोग स्मेल्टिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग में ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा पिघलाएंगे उसको। स्मेल्टिंग मतलब ही होता है पिघलाना, ठीक है। इसमें होता है, इस स्मेल्टिंग मतलब ही होता है पिघलाना। पिघला के वहाँ से फिर हम लोग आराम से मेटल प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं इसका क्या क्या शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं। देखिए इन दिस प्रोसेस, लेकिन इसके पहले वाला जो कैल्सिनेशन रोस्टिंग ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो सब पढ़िएगा। देखिए इन दिस प्रोसेस, देखिए कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज करते हैं ना। इन दिस प्रोसेस कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बात से ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है एट हाई टेम्परेचर भी हाई देता है फॉर कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है मेटालिक ऑक्साइड से हमको मेटल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्मेट में, और ये हाई टेम्परेचर देता है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं
दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मिडिल ऑफ द रिएक्टिव सीरीज। जो भी रिएक्टिव सीरीज मिडिल वाला होता है ना, उसी के लिए ये स्मेल्टिंग प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा यूजफुल है। ऐसे और जगह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई रिएक्टिव सीरीज वाला जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, वो सब को उस सब से अगर मेटल प्राप्त करना है तो उसको गर्म नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखिए स्मेल्टिंग में याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे फेरस ऑक्साइड Fe2O3, इससे हमको लोहा को अलग करना, लोहा को अलग करना तो क्या करेंगे, कार्बन लगा के इसको गर्म करेंगे, कार्बन के साथ में इसको पूरा हीट करेंगे, पिघलाएंगे इसको, कार्बन के साथ हीट करेंगे, पिघलाएंगे। अब कार्बन के फॉर्मेट में यानी जनरली कोक ही यूज करते हैं, कोक के फॉर्मेट में इसको पूरा पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद पता चला कि लोहा अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होकर ये गैस बन गया। उसी तरह लेड ऑक्साइड है, देखिए ये सब ऑक्साइड के फॉर्मेट में है। कार्बन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कार्बन यूज कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, कार्बन यूज करके गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद जो जो भी मेटालिक पदार्थ हो, मेटल पदार्थ निकल जा रहा है। और देखिए ये सब ओपन भट्ठी में होता है, ओपन भट्ठी में होता है तो जनरली आप लोग देखते होंगे, जैसे कि आप लोग कहाँ देखे होंगे ये चीज़, चिमनी वाला मिट्टी देखिए ना, चिमनी मिट्टी से जो ये धुआं निकलता है ना, ईंटा पकाते हैं ना, ईंटा पकाते हैं, वहाँ देखिए ना, वहाँ पे देखिएगा चिमनी मिट्टी से सबसे ऊपर से धुआं निकलता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उतना पिघलता नहीं है, मतलब मेटल फॉर्म में नहीं जलाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कार्बन यूज करते हैं। वहाँ यहाँ पे हम लोग कोक के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट कोयला यूज करते हैं। वहाँ से भी देखिएगा बहुत धुआं ऊपर निकलता है, और उतना सूर्य जैसा ऊपर क्यों लगा दिया हुआ रहता है, क्योंकि उससे बहुत जहरीला गैस निकलता है, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं, इसीलिए सबसे ऊपर करके उसको लगा दिया जाता है, ताकि धुआं जो भी आए वो ऊपर ही चला जाए। तो वही है कार्बन मोनोऑक्साइड, समझे, वही है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आई होप स्मेल्टिंग के बारे में कुछ समझ में आया होगा। स्मेल्टिंग के बाद हम लोगों का है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। देखिए एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस और फिर एक है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे जो ऑक्साइड के फॉर्मेट में मेटल है ना, उसको हाई से हाई टेम्परेचर का आवश्यकता पड़े। यानी वो कार्बन के फॉर्मेट में जो कोक है ना, वो कोक वहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उसके अनुसार हीट नहीं, ये भी हीट जनरेट कर रहा है, लेकिन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में उसके अनुसार, उसमें जो जो भी ऑक्साइड है ना, उसके अनुसार ये हीट जनरेट नहीं करता है। इसीलिए वहाँ पे हम लोग जनरली इसीलिए वहाँ पे हम लोग जनरली एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे को हीट मिल सके, और फिर हम आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से वहाँ से मेटल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। ये है हम लोग का नेक्स्ट। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम थर्मिट प्रोसेस और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस में उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस समझ में आया। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस में वैसा मेटालिक ऑक्साइड से मेटल प्राप्त किया जाता है जहाँ पे हाई रिएक्टिव, मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटालिक ऑक्साइड हो, यानी हाईली रिएक्टिव जो रिएक्शन सीरीज है, उस रिएक्शन सीरीज में सबसे ज़्यादा वो रिएक्शन करता है। वैसे मेटल्स को हटाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो सबका अलग अलग है, बता दिए आप लोगों को। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब थोड़ा हाईली रिएक्टिव सीरीज है, तो ये सबको अलग करने के लिए जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग कर देते हैं। और जैसे ही मेटल अलग हुआ, इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। देखिए और जो नेक्स्ट तो मेथड है, उस मेथड को समझते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन देखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन देखते हैं। देखिए एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस नाम से पता चल रहा है कुछ, इसमें हम लोग जनरली क्या यूज करेंगे, एल्यूमिनो यूज करेंगे। एल्यूमिनियम यूज इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि इसको मेटल में प्राप्त करने के लिए ना मेरे को हाई टेम्परेचर का आवश्यकता पड़ती है, और हाई टेम्परेचर के लिए एल्यूमिनियम बेस्ट है। वहाँ पे कोक से होने वाला नहीं है, यानी कार्बन से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। जैसे देखिए इन दिस प्रोसेस एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। सम ऑक्साइड्स जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड्स ETC आर नॉट इजिली रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ये आसानी, मतलब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्मेट में यूज कर रहे थे स्मेल्टिंग में।
लेकिन इसमें यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर का आवश्यकता मेरे को पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर का आवश्यकता पड़ेगा तो उसको फिर हमको अलग करना है। उसको अलग करने के लिए वहाँ से हाई टेम्परेचर दे के उस ऑक्साइड से, मेटालिक ऑक्साइड से मेटल को अलग करना है और फिर ऑक्साइड को अलग करना है। तो उसके लिए फिर मेरे को हाई टेम्परेचर वाला चीज़ चाहिए ताकि वो हाई टेम्परेचर जनरेट कर सके। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? एल्युमिनियम पाउडर, याद रखिए, ठीक ना। और जैसे ही देखिए जब इसको हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जब हाई टेम्परेचर देंगे ना तो इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो सकता है रिएक्शन के दौरान, वही तो होता है एक्सोथर्मिक। वही यहाँ पे लिखा हुआ, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन होता है। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड से क्रोमियम धातु को अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे? एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करेंगे। एल्युमिनियम पाउडर का दोनों को मिक्स करके हीट करेंगे तो ये हम लोग को क्या मिलने वाला है? क्रोमियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फिर हीट जनरली यहाँ से देखने को मिले। ये क्रोमियम यहाँ से फिर अलग हो गया। ये सब सारी काम इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे कारखाना होता है ना, वहाँ पे ये सब जनरली होता है। ये सब घर में संभव नहीं है। ये सब के लिए सारा व्यवस्था करना पड़ता है, हर एक चीज़ों को देखकर, हर एक चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, तब ये सब काम होगा। ऐसे संभव नहीं है। Fe2O3 + 2Al क्या निकलेगा? Fe + Al2O3 + हीट। यहाँ पे देखिए हीट जनरेट हो रहा है, इसीलिए तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। मैग्नीज ऑक्साइड रहेगा, एल्युमिनियम के साथ मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीज + एल्युमिनियम ऑक्साइड + हीट यहाँ से मिलेगा। ये तीनों हम लोगों को क्या दे रहा है? ये तीनों हम लोगों को दे रहा है एल्युमिनियम थर्मिट प्रोसेस। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये वाला जो रिएक्शन है ना, Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3 + हीट, ये रिएक्शन आप लोग कहीं पढ़े होंगे, ये रिएक्शन क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये रिएक्शन, ये वाला क्यों हम लोग यूज करते हैं? यही है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ये वाला यूज करते हैं हम लोग। ट्रेन का पटरी जो होता है ना, ट्रेन का जो चक्का होता है ना, पटरी, सॉरी चक्का नहीं, पटरी होता है ना जिस पे ट्रेन चलती है, उसमें अगर कहीं पे भी टूट फूट हो गया ना, तो वो टूट फूट हो गया तो वहाँ पे उसको जोड़ने के लिए हम लोग यही वाला मेथड, ये वाला रिएक्शन यूज करते हैं। वहाँ पे क्या होता है? Fe2O3 + एल्युमिनियम, Fe2O3 लोहा होता है, उसको एल्युमिनियम के साथ हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करके पूरा हीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हीट का जरूरी पड़ता है ना वहाँ पे। लोहा वाला ऑक्साइड रहता है बहुत, तो उसको हीट देंगे तब जाकर वो पिघलता है। और पिघलने के बाद वहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं? वहाँ पे ये जो लोहा का कुछ अंश होता है ना, लोहा का अंश वहाँ पे घुस जाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयर ऊपर से क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, जिससे देखिएगा कि जिस समय वो ज्वाइंट होगा ना नया नया, उस समय वो चमकते रहता है। और प्लस में साथ साथ हीट भी जनरेट होता है। तो हीट कुछ समय तक के लिए जनरेट होता है, फिर हीट खत्म हो जाता है। ये वाला यूज हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ये वाला यूज्ड फॉर ज्वाइंट रेलवे ट्रैक, लिख लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन हम लोग कहाँ? इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम लोग को हाईली रिएक्टिव मेटल हो, जहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटालिक ऑक्साइड हो ना, वहाँ से हम लोग को मेटल प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन का देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन क्या बोलता है? दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेरी एक्टिव मेटल। जहाँ पे वेरी एक्टिव मेटल होता है वहाँ पे जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में एक हम लोग का स्पेशल चैप्टर पढ़ना है, उसको हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। वहाँ से भी हम लोग इसके बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें देखिए कैसे होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ETC, ये सब अगर मेटल है तो ये सब थोड़ा रिएक्टिव ज़्यादा करता है, रिएक्शन ज़्यादा करता है। ये सब का अगर ऑक्साइड है तो वहाँ से मेटल प्राप्त करने में हमको बहुत आसानी, मतलब वहाँ से हमको मेटल प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन का यूज करेंगे। आसानी से तो नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, पूरा सेटअप तैयार करना होगा, तब जाकर वहाँ से हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड, इसमें क्लोरीन है और इसमें सोडियम धातु है। मान लेते हैं सोडियम को अलग मेरे को करना, तो क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, पूरा एक बंद डब्बा के अंदर पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। उसमें एनोड लगाएंगे, कैथोड लगाएंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट घुसाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो करवाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिएक्शन होने लगेगा। पता चला कि सोडियम धातु के यहाँ पे चला गया, सोडियम धातु कैथोड के ऊपर आके चटक गया, मतलब कैथोड के ऊपर आके बैठ गया, और फिर क्लोरीन क्या था? क्लोरीन आके एनोड के ऊपर चला गया। तो फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कैथोड के ऊपर जो सोडियम पहुँचा, तो फिर कैथोड वाला कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड को बाहर ही निकालेंगे, और फिर वहाँ पे जो भी सोडियम पार्टिकल्स है वो सोडियम पार्टिकल्स को अलग कर देंगे, और फिर वहाँ से हम लोग को मेटल मिल जाएगा, ठीक ना। ये था हम लोगों का
रिडक्शन था। इसके बाद हम लोगों का पढ़ना है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन रिडक्शन में मेनली हम लोग मेटल प्राप्त कर चुके हैं। अब उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। अलग अलग तरीका का अलग अलग प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो प्यूरिफिकेशन में अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीका से यूज करके जो जो भी मेटल प्राप्त हुआ उसको प्योर बनाएंगे और शुद्ध बनाएंगे, ताकि उसमें और अगर कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी कचरा होगा वो प्यूरिफिकेशन में खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के बाद फिर हम लोग का मेटल आराम से मिल जाएगा। यही था हम लोग का पूरा प्रोसेस मेटल को प्राप्त करने का, ठीक है ना। इसी पूरा मेटल को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देखते हैं रिफाइनिंग। देखिए हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेप, देखते हैं लास्ट स्टेप क्या है हम लोग का। जो मेटलर्जिकल का लास्ट स्टेप है हम लोगों को प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के बाद या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोल सकते हैं इसको, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसके बाद फाइनली हम लोग को मेटल प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। देखिए हम लोग को बोलता है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किसको बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफाई करके मेटल्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मान लेते हैं चमक धमक नहीं है तो पॉलिश वॉलिश मार सकते हैं, चमक धमक नहीं है तो उसको और रगड़ के चमका सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसी प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। या कुछ कुछ वैसा इम्प्योरिटीज़ लगा हुआ है तो उस सब इम्प्योरिटीज़ को हम लोग लास्ट में फाइनली इसमें हम लोग रिफाइन कर देते हैं। ये रिफाइनिंग प्रोसेस। ये जैसे नहीं देखते हैं चावल को अगर बनाना है, मान जैसे धान है, धान को फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जब धान से चावल बनाना रहता है तो चावल को हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं, भाफते हैं। वो जो धान होता है धान को भाफते हैं। उस धान को भाफने से पहले उसके अंदर जो जो भी कचरा रहता है ना, मिट्टी उट्टी या पत्ता उत्ता जो भी, तो उसको पहले पानी में डाल के उसको बॉयल करके, मतलब कि उसको पानी में डालते ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज़ हो वो इम्प्यूरिटीज़ पानी में घुल जाए। उसके बाद फिर धान निकाल दे। ये वाला प्रोसेसिंग अपनाते होंगे, घर में ये होता होगा, ठीक ना। ये हर एक घर का कहानी है, ये हर एक घर में ये होता होगा कहानी। या नहीं तो गेहूं के साथ भी ऐसे होता है। तो वही है, लास्ट स्टेप रहता है वो सब। और इसके बाद फिर हम लोग सुखा देते हैं तो मस्त हो जाता है। वही रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अब देखिए रिफाइनिंग या फिर रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन करने का डिफरेंट मेथड था। अब डिफरेंट मेथड है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड कौन सा मेथड कहाँ यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है ओर पे कि टाइप्स ऑफ ओर कैसा था। ओर जिस तरह का ओर है, मतलब कि जिस तरह का अयस्क है उसी पे तो डिपेंड करेगा, बाद बाकी पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह का हो रहा है। तो देखिए डिफरेंट मेथड हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन, सेकेंड मेथड है लिक्विशन और थर्ड मेथड है पोलिंग, ठीक ना। तो प्रत्येक मेथड के बारे में देखते हैं कि कौन सा मेथड कब हम लोग यूज करेंगे। देखिए कौन सा मेथड, सबसे पहला डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब होता है आसवन विधि। आसवन कहाँ यूज हम लोग करते हैं आसवन। देखिए डिस्टिलेशन मेथड वहाँ पे यूज करते हैं, यानी वैसा जैसे फाइनली शुद्ध मेटल हमको प्राप्त हो गया। मान लेते हैं मेटल में कुछ वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज़ है। वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज़ मतलब कि वैसा इम्प्यूरिटीज़ जो एवापोरेट हो सके, जो भाप बन सके, वैसा इम्प्यूरिटीज़ है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड से याद रखिएगा इस वर्ड को, डिस्टिलेशन मेथड से वोलाटाइल मेटल के अंदर जो भी अशुद्धि पदार्थ होती है उसको हम लोग अलग करते हैं। ध्यान रखिए डिस्टिलेशन मेथड से किसको, वोलेटाइल मेटल्स को। डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम लोग वोलेटाइल मेटल को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। जैसे किसमें क्या क्या आ सकता है, जिंक आ सकता है, मरकरी आ सकता है एंड और एटीसी जो भी वोलेटाइल मेटल्स है वो सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। मेनली ये दोनों है, जिंक और मरकरी। जिंक और मरकरी को अगर हम लोग को प्यूरिफाई करना है तो फिर हम लोग
डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का लिक्विएशन मेथड। लिक्विएशन मेथड किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग आसानी से फ्यूजिबल कर सकते हैं। आसानी से फ्यूजिबल मतलब कि आसानी से उसको हम लोग पिघला सकते हैं, आसानी से उसको घुला सकते हैं। यानी फ्यूजिबल मतलब कि वही होता है, आसानी से उसको हम लोगों को आसानी से हम लोग उसको फ्यूजिबल कर सकते हैं। फ्यूजिबल मतलब कि गला सकते हैं मतलब पिघला सकते हैं। तो वैसा मेटल को अगर प्यूरिफाई करना तो उसको हम लोग लिक्विएशन मेथड का यूज़ करेंगे। ये वाला ध्यान रखना, यही चीज़ है कि अगर वो यहाँ से MCQ में पूछेगा कि वोलेटाइल मेथड को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। वोलेटाइल मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए या रिफाइन करने के लिए कौन सा प्रोसेस का यूज़ करते हैं? चारों ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन होगा तो फिर याद रहेगा तब तो होगा। तो डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। लिक्विएशन कब यूज़ करते हैं? जब फ्यूजिबल मेटल हो। तो फ्यूजिबल मेटल हो तो हम लोग लिक्विएशन यूज़ करते हैं। एक होता है पोलिंग कब यूज करते हैं? पोलिंग हम लोग जब यूज करते हैं जब इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्मेट में क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड इम्प्यूरिटीज हो। यानी मेटल के पास अभी भी कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज्ड के फॉर्मेट में है, उसको अगर हम लोगों को हटाना, उसको उससे अगर रिफाइन करना, उसको प्यूरिफाई करना तो हम लोग पोलिंग मेथड का यूज करेंगे। देखिए, पोलिंग इज ए मेथड यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स दैट हैव ऑक्सीडाइज्ड इम्प्यूरिटीज। अभी भी कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज्ड इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्मेट में है, उसको अगर हटाना है तो हम लोग पोलिंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि द रिमूवल ऑफ कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर। देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से अगर हमको कॉपर को अलग करना है, ये मतलब कि फाइनल प्रोसेस में आसानी से फिर अलग हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को अलग करना है तो फिर हम लोग पोलिंग मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड इम्प्यूरिटीज़ का फॉर्म में है ये। तो आई होप तीनों आप लोग को याद हो गया होगा। डिस्टिलेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पे वोलेटाइल मेटल्स हो। लिक्विएशन किसको यूज़ करते हैं? जहाँ पे फ्यूजिबल मेटल्स हो। आप लोग पॉइंट बना के यूज़ बना लीजिएगा। पोलिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम लोगों का ऑक्सीडाइज्ड हो। इसको आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ना। ये वाला MCQ में ये सब काम देता है। और पढ़िएगा आप लोग, वीडियोज देखिए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा ना, एग्ज़ाम का डेट तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। डिस्टिलेशन का हम लोग को डिस्टिलेशन यूज करते हैं किसके लिए? वोलेटाइल मेटल्स के लिए, ठीक। फिर लिक्विएशन किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विएशन प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? जहाँ पे फ्यूजिबल मेटल, BLE फ्यूजिबल मेटल मीन्स जहाँ पे गलने वाला धातु हो ना, गलने वाला, जैसे आसानी से नहीं गल जाता, गैलियम, सीजियम, बिस्मथ। ये देखिए बिस्मथ, टीन, लेड, गैलियम, सीजियम, ये सभी गल जाता है टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे गलने वाला धातु, ठीक ना। और वोलाटाइल किसको हम लोग बोलते हैं? वोलाटाइल बोलते हैं हम लोग जो वाष्पशील धातु होता है ना, जो वाष्प बन जाता है, एवापोरेट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेटल। वाष्पशील धातु को प्यूरिफाई करना तो डिस्टिलेशन। अगर गलने वाला जो गल जा रहा है, आसानी से पिघल जा रहा है, उसके लिए लिक्विएशन मेथड का। और पोलिंग मेथड कब हम लोग यूज करते हैं? पोलिंग मेथड यूज करते हैं जब इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में ऑक्साइड इम्प्यूरिटीज हो, ऑक्सीडाइज्ड इम्प्यूरिटीज हो, ठीक ना, तब हम लोग इसको यूज करेंगे, पोलिंग को। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। किसी घुसेगा ये। तो ये हम लोग का था लास्ट मेथड, और इसके बाद फाइनली हम लोगों को क्या मिल रहा था? इसके बाद फर्दर हम लोगों को फिर मेटल प्राप्त हो जाएगा। जो भी ऑक्साइड था, जो भी मेटालिक ऑक्साइड था, उससे हम लोगों को फाइनली मिल जाता है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ ना, इसमें थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत सारा ऐसा मेटल है ना, जिस मेटल का ओर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ऐसा मेटल है कि उस मेटल को किस ओर से प्राप्त किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को कौन सा ओर से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। तो इस तरह का याद रख लीजिएगा आप लोगों को। एल्युमिनियम के लिए कौन सा ओर है? बॉक्साइट। लोहा के लिए कौन सा है? डोलोमाइट। ऐसे करके बहुत सारा जितना भी और मेटल है ना, और मेटल और ओर का नाम याद रखना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता नहीं, पूछेगा। तो हम कुछ 2-4 का लिख दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और उसका आप लोग ना याद कर लीजिए कि कौन सा मेटल का ओर क्या है। और कभी कभी ना
एक मेटल के लिए मान लेते लोहा प्राप्त करना है तो लोहा 2-3 गो ओर से प्राप्त किया जाता है, तो सब ओर का नाम याद रखना होगा ताकि पता नहीं ऑप्शन में से कौन कौन दे दिया, पता चलेगा तीनों ऑप्शन दे दिया, एगो दे दिया ऑल ऑफ दीज, और वहाँ पे आपको पता नहीं तो आप एक ऑप्शन मार के आइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को और आप लोग उसको ना याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ हम लिख दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला लोहा के लिए कौन कौन सा है, ये ऑक्साइड वाला है ना, ये ऑक्साइड के फॉर्मेट में और पाया जाता है। देखिए हेमेटाइट है, एगो मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, ठीक ना, लिमोनाइट है, ये तीनों ऑक्साइड के फॉर्मेट में रहेगा और ये तीनों लोहा का अयस्क है, ठीक ना, लोहा का ओर है। इसका केमिकल नाम लिख दिया Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 3H2, तीनों से क्या प्राप्त किया जाता है, लोहा। उसी तरह एल्युमिनियम का लिख दिया, ये भी ऑक्साइड के ही फॉर्मेट में पाया जाता है, जो कि देखिए यहाँ पे एक बॉक्साइट है और एक कोरोंडम है। कोरोंडम याद रखिएगा, बॉक्साइट और कोरोंडम सबसे ज़्यादा तो बॉक्साइट ही पाया जाता है। यस, तो बॉक्साइट के लिए कहाँ से निकाला जाता है, Al2O3 × 2H2O से, और Al2O3 कोरोंडम से निकाला जाता है। ये किसका, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। उसी तरह एक है क्यूपराइट, ये कॉपर का ऑक्साइड है, यहाँ से कॉपर को निकाला जाता है। याद रखिएगा चिल्ड साल्ट पीटर, इसको याद रखिएगा इस तीनों को। देखो NO3 ये नाइट्रेट का है ना, ये नाइट्रेट का फॉर्मेट में पाया जाता है, तो ये नाइट्रेट का है। याद रखिएगा नाइट्रेट के फॉर्मेट में 3 चीज़ है, एक चिल्ले साल्ट पीटर, याद रखिएगा चिल्ले साल्ट पीटर, एक ल्यूनर कॉस्टिक और एक नाइटर, ठीक है। चिल्लर साल्ट पीटर का चिल्ले साल्ट पीटर का NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट से सोडियम प्राप्त किया जाता है। लूनर कॉस्टिक से AgNO3 से Ag प्राप्त किया जाता है। Ag मीन्स क्या होता है, Ag कहाँ कहते हैं, Ag मीन्स होता है चांदी, चांदी मीन्स सिल्वर, जी कहाँ गए थे। अब Au मीन्स सोना होता है ना। एक होता है नाइटर क्या होता है, KNO3, जिससे हम लोग पोटेशियम को प्राप्त करते हैं। इतना चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये थी आप लोगों का कुछ अयस्क, कुछ और। अब इसके बाद आप लोगों को बता दिए हैं आप लोगों को कि एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम से कैसे, ये सब तो आप लोगों को बताया ना कि बॉक्साइड से एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है, लोहा से लोहा ऑक्साइड रहेगा, फेरस ऑक्साइड रहेगा, तो उससे हम लोग फेरस कैसे निकालेंगे, लोहा कैसे निकालेंगे, पीछे सारा प्रोसेसिंग में बताएं, रिएक्शन भी बताए थे आप लोगों को कैसे कैसे किया जाता है। सो ठीक है, तो फाइनली हम लोग को ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। जो भी हम लोग का मेटालिक पदार्थ था, तो मेटल से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग सीख लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को नेक्स्ट वीडियोज में आएगा, जिसमें देखिए आप लोगों को एक चीज़ हम इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ तक वीडियोज देख लिया, पहले ऐसे तो पहले ही लोग भाग जाते हैं, पूरा देखते नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ जो लोग अभी तक यहाँ तक लास्ट तक देखें, आप लोगों को बता रहे हैं और बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। देखिएगा आप लोग ना पढ़ते रहिए, पीछे वाला जितना भी था ना उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो फिर पीछे वाला भूलते जाइएगा। इसीलिए आप लोगों को जितना हो सकता है रिवीजन कीजिएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा, नहीं तो पता चलेगा ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा, फिर हमको रटना पड़ रहा है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो पढ़े नहीं, फिर बाद में हमको लास्ट में क्वेश्चन रटना पड़ेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके अंदर कॉन्सेप्ट रहेगा उसी कॉन्सेप्ट से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रटने से बढ़िया है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। ठीक है, बस यही बात मेरे को बतानी थी। ठीक है, थैंक यू, बाय। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।